हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड करने से पहले एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था nth टर्म के लिए। हम ये कहते थे कि जो a1 है हमारी वो फर्स्ट टर्म है और जो a2 है वो हमारी सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म को लिखते थे हम a प्लस डी। जो थर्ड टर्म है उसको लिखते थे a प्लस 2d। a4 को लिखते थे, a4 को हम लोग लिखते थे a प्लस 3d। ओके, इन द सेम वे सोन अप टू, अगर हमें nth टर्म लिखनी होती थी, an लिखना होता था तो हम लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हमारे पास nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, n फाइंड आउट करते हैं, सम टाइम a फाइंड आउट करते हैं और सम टाइम डी फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें क्या कह रहा है, जो थर्ड टर्म है वो है हमारे पास 4 और जो 9th टर्म है वो है हमारे पास -8। वो कह रहा है कि कौन सी टर्म हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन हमारे पास है, सो यहाँ पे हमें दे रखा है a3 इक्वल्स टू 4 और यहाँ लिख लेता हूँ मैं a9 इक्वल्स टू -8। तो a3 का मतलब मैंने आपको बताया था a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे a9 का मतलब हो गया a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया और इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, ये इक्वेशन हो गई 2। अब इसको हम लोग अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये पहले से नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो a से a आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, और 8d में से 2d चले गए, हमारे पास -6d इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 12। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई, d इक्वल्स टू 12 बाय -6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। अब ये जो वैल्यू है आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर पुट इन 1 या इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। सो 1 में पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो a प्लस 2d, अब d की जगह लिखूंगा -2 इक्वल्स टू 4। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 4 और ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। अब वो लास्ट में एक वर्डिंग कह रहा था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, वो क्या कह रहा है, कौन सी टर्म हमारे पास 0 है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल्स टू 0, बिकॉज वो टर्म क्या कह रहा है, हमें 0 कह रहा है। सो अब इन द नेक्स्ट स्टेप, सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ an इक्वल्स टू 0, बिकॉज वो कह रहा है कौन सी टर्म 0। तो यहीं से पता चल जाएगा कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। सो अब an का फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम यहाँ पे 8, और n माइनस 1 d की वैल्यू हम निकाली हुई है हम -2 इक्वल्स टू 0। इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो गया n माइनस 1 -2 इक्वल्स टू 0 माइनस 8। इस 8 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो मेरे पास आ गया n माइनस 1 -2 इक्वल्स टू -8। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देता हूँ n माइनस 1 इक्वल्स टू -8 बाय -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये आ गया मेरे पास 4। तो n माइनस 1 मेरे पास आ गया इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो वो कौन सी टर्म है, n की वैल्यू आ गई 5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is 0, दिस AP is 0। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है तो हमारे पास a क्या था, a मेरे पास क्या है 8, और d कितना है, d मेरे पास -2 है। ये सुनो, तो सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म मेरे पास होगी 8, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 8 - 2 6, a3 क्या हो जाएगी 6 - 2 4, और a4 क्या हो जाएगी 4 - 2 2, और a5 कितनी हो जाएगी
2 माइनस 2 0। देखो जो फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या आ गया 0, तो यही तो हमें कह रहा था कि वो कह रहा था कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमने क्या बताया फिफ्थ टर्म 0 होगी। तो वैसे आपको उसको चेक नहीं करना है, मैंने आपको चेक करके बता दिया, तो यहीं पे आपका ये आंसर खत्म हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो 17 टर्म है वो ज्यादा है 7 किससे, 10th टर्म से। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा A17, ये ज्यादा है A10 से कितनी, बाय 7। ओके, तो ये मेरे पास कंडीशन बन गई जो क्वेश्चन हमें कह रहा था। तो A17 का मतलब है A प्लस 16D, और यहाँ पे A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D प्लस 7। अब मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो A प्लस 16D इनको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस A और ये आ जाएगा माइनस 9D इक्वल्स टू 7। तो A से मेरा A कैंसिल आउट हो गया और 16D में से 9D चले गए, तो मेरे पास आ गया 7D इक्वल्स टू 7 और D मेरे पास आ गया 7/7। तो ये कैंसिल आउट हो गया और D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 58 टर्म। तो वो कह रहा है वो कौन सी टर्म होगी जो आपके पास 132 मोर होगी इसकी 50th टर्म से। तो सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एपी हमारे पास है 3, 15, 27, 39, ये हमारे पास एपी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए मेरे पास आ गया 3 और डी की वैल्यू आ गई 15 माइनस 3, तो ये मेरे पास आ गई 12। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो कह रहा है कि वो कौन सी टर्म है। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए एंड बी दैट टर्म विच इज 132 मोर देन 54th टर्म। हमने ये मान लिया वो कौन सी टर्म है, an। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ मेरे पास आ गया an इक्वल्स टू A54 प्लस 132। वो कौन सी टर्म है जो A54 से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो हमने मान लिया वो an है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A54 का मतलब है a प्लस 53d प्लस 132। नाउ अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 12 इक्वल्स टू a की जगह लिखूंगा मैं 3 प्लस 53 और यहाँ आएगा 12 प्लस 132। तो इस केस में देखो यहाँ 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ मेरे पास आ रहा है n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12। अब 53 इंटू 12 ये मेरे पास आ रहा है 636 प्लस 132। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, सो ये मेरे पास आ गया n माइनस 1 इंटू 12, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 8 और 6 और 7, 768। तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 और ये जो 12 है यहाँ पे डिवाइड करेगा 768 डिवाइड बाय 12। अब इस 12 से 768 को मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ गया 12 6 जा 72, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया 48। तो ये मेरे पास जा रहा है आपके पास 4 के साथ, तो 12 4 जा 48। तो आंसर मेरे पास यहाँ पे आ गया दिस इज 64। तो इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल्स टू 64 प्लस 1। तो n के आगे मेरे पास 65। तो कौन सी वो टर्म थी, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 65th term of this AP is 153 more than किससे 54th टर्म। जो हमारे पास 65 टर्म होगी वो 154 से कितनी ज्यादा होगी, 153। तो यही हमें कह रहा था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 AP has same common difference. The differences between their 100 term is 100 and what is the difference between their 1000 term? तो दो APs हैं, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, let A and D be the first term and
एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी का हमने क्या मान लिया, ए एंड डी इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। आल्सो कैपिटल ए एंड डी स्मॉल डी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है तो इसलिए मैंने स्मॉल डी रखा। बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी, तो इन जनरल हमने इसको सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो ये हमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने यहाँ लिख दिया A100 माइनस A100 इक्वल्स टू 100, बिकॉज हमें उसने गिवन है, उसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो मैंने ये लिख दिया कि सेकंड टर्म में से मैंने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मान के चला कि जो आपकी सेकंड आपकी एपी है वो लार्जर नंबर की है। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, जब कैपिटल ए लेंगे वहां पे ले लेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब स्मॉल a होगा तो वहां फॉर्मूला होगा स्मॉल a n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अब यहाँ पे n हमें दे रखा है 100 है, तो इस केस में n हमारे पास कितना है 100 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है, स्मॉल a प्लस यहाँ भी आएगा 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। सो ये मेरे पास आ गया a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल्स टू 100। सो अब मेरे पास आ गया a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू 100। सो इन दिस केस यहाँ पॉजिटिव 99d और माइनस 99d कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा a माइनस a इक्वल्स टू 100, इसको इक्वेशन 1 कर लिया। एक कैपिटल A था और दूसरा स्मॉल a था। अब हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो अब हम क्या निकालेंगे, इनकी 1000 टर्म के डिफरेंस निकालेंगे। सो ये मेरे पास फाइंड आउट करना हमें A1000 माइनस स्मॉल a1000, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो A1000, तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, ये बन जाएगा स्मॉल a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, तो ये मेरे पास आ गया a प्लस 999d माइनस a ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 999d। इन द नेक्स्ट स्टेप इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये मेरे पास आ गया कैपिटल A प्लस 999d माइनस स्मॉल a माइनस, बिकॉज ये नेगेटिव ऑपरेट कर जाएगा तो 99999d, तो इस केस में देखो ये 999d ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया a माइनस a। सो फ्रॉम 1 में ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे 1 में ऑलरेडी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो फ्रॉम 1 से हम ऑलरेडी हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे आ गया 100। ओके, तो जो A1000 माइनस स्मॉल a1000 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब जो 3 डिजिट नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 100, 101 से लेके 999 तक, ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर हैं। अब इन 3 डिजिट नंबर में से जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी कि जो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 105 आपका फर्स्ट नंबर है, ये चेक कर लेना आपने जो 7 से डिविजिबल हो रहा है। अब आपने आगे क्या करना है कि इसमें प्लस 7 ऐड करते जाना है, तो प्लस 7 किया तो मेरे पास आ गया 112, फिर प्लस 7 किया तो ये आ गया 119। ऐसे ही अब लास्ट जो डिजिट है आपका यहाँ पे चेक कर लेना आपने डिवाइड करके, तो ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है 994। क्लियर, इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आपके पास 994 बच जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर which is divisible by 7 are
तो मैं फर्स्ट नंबर था मेरे पास 105, फिर आया था 112, फिर 119, सोन अप टू, और लास्ट जो नंबर है 994। सो अब यहाँ से जो AP मेरे पास बन गई है, यहाँ से मैं लिखूंगा A मेरे पास आ गया 105 और D जो आ गया 112 माइनस 105। तो 112 में से 105 चले गए तो ऑब्वियस है 7 का डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे AN कितना है, AN आ गया 994। क्लियर, लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे, तो हमें डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं। ओके, अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे AN इक्वल्स टू 994, तो AN का फॉर्मूला आप लिख दो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 994। ओके, अब A की वैल्यू पुट कर दो, 105 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 7 है, इक्वल्स टू 994। इन द नेक्स्ट स्टेप N माइनस 1, यहाँ पे 7 आएगा, 994 माइनस 105। क्लियर, सो इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गया N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 में से 105 चले गए, तो ये मेरे पास आ गया 889। सो इन द नेक्स्ट स्टेप N माइनस 1 इक्वल्स टू 889 बाय 7, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास, तो ये आ गया मेरे पास 1, फिर 2 और ये 7, तो N माइनस 1 मेरे पास आ गया 127। तो N की जो वैल्यू आ गई 127 प्लस 1 दैट इज 128। तो कितनी नंबर्स हैं हमारे पास जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं और 3 डिजिट के नंबर हैं, तो N इक्वल्स टू 128, तो 128 नंबर्स हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस 128 टर्म्स of 3 digits are divisible by 7। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 4 के मल्टीपल आप जानते हो, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। तो ये दो तो आएंगे नहीं बिकॉज ये 10 के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 12 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, द मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर। तो जो फर्स्ट मल्टीपल मैंने बताया था वो 12 है, फिर 16 है, फिर आपके पास 20 है, सोन अप टू, अब लास्ट में से ढूंढना है, तो 250 में से ये मेरे पास आएगा 248, बिकॉज 248 आपका डिवाइड हो जा रहा है 4 से। ओके, सो यहाँ से मेरे पास A आ गया 12, D आप जानते हैं 16 माइनस 12 दैट मीन्स 4, बिकॉज 4 का मल्टीपल था। AN मेरे पास आ गया 248। सो जल्दी से हम यहाँ पर AN इक्वल्स टू 248 हमें पता है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, A प्लस N माइनस 1 फॉर्मूला हमने लगा दिया 248। नाउ वैल्यू A की वैल्यू है 12 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू थी 4 इक्वल्स टू 248। तो यहाँ से आ गया N माइनस 1 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12, सो N माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 में से आपके 12 चले गए 236। अभी इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो N माइनस 1 इक्वल्स टू 236 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर लेंगे 236 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 5 4 जा 23 आ गया, 9 4 जा 36, 59 आ गया, तो मेरे पास आ गया ये 59। तो N माइनस 1 इक्वल्स टू 59 और N इक्वल्स टू 59 प्लस 1, तो N की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60 आ गई। N की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो ये इसके बीच में कितने टर्म्स हैं, तो 60 टर्म्स हैं जो आपकी मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस देयर आर 60 टर्म which are multiple of 4 between 10 and 250। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं।
Now question number 15. For what value of n the nth term of 2AP 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 are equal. तो एक हमारी डिक्रीजिंग एपी है और एक हमारी इंक्रीजिंग एपी है। तो वो कह रहा है कि कौन सी जो वैल्यू होगी, कौन सी टर्म की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो फर्स्ट एपी लिख लेते हैं पहले। पहले फर्स्ट एपी लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी मेरे पास क्या है 63, 65 और 67, ये मेरे पास फर्स्ट एपी है। और यहाँ पे मैं सेकंड एपी लिख रहा हूँ। सेकंड एपी इज 3, 10, 17 सोन अप टू। अब इस केस में बेटा कैपिटल ए ले रहा हूँ बिकॉज दो एपी हैं। तो 63 यहाँ पे आ गया और कैपिटल डी ले लिया मैंने, तो ये आ गया 65 माइनस 63, 2 आ गया। स्मॉल ए ले रहा हूँ, इस केस में स्मॉल ए ले रहा हूँ और यहाँ से स्मॉल डी आ गया 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी वो वैल्यू है nth टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। ये वो वैल्यू हमारे पास इक्वल है, nth टर्म की वैल्यू इक्वल है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दिया मैंने an इक्वल्स टू स्मॉल an। अब an का मतलब है कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे a स्मॉल a n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। अब वैल्यूज पुट कर दो, फर्स्ट एपी की वैल्यू फर्स्ट एपी में पुट कर दो और सेकंड एपी की वैल्यू सेकंड एपी में पुट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 63 प्लस n माइनस n तो हमें निकालना है, d की वैल्यू थी यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, अब यहाँ से आ गया मेरे पास 63 में से 2 चले गए तो ये आ गया 61 प्लस 2n और इक्वल्स टू यहाँ आ गया 7n और 3 में से 7 चले गए माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि n की कौन सी वैल्यू है। तो इसको मैं ट्रांसपोज इस तरफ कर रहा हूँ और इसको ट्रांसपोज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये आ गया 61 प्लस 4 और ये आ गया 7n माइनस 2n। दैट मीन्स दिस इज 65 इक्वल्स टू 5n। 5n इक्वल्स टू 65। n की जो वैल्यू आ गई वो 65 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है, क्योंकि 13 5 जा 65 होते हैं। तो वो कौन सी वैल्यू है, वो हमारे पास 13 वैल्यू है, 13 टर्म है। ओके, 30th टर्म ऑफ बोथ एपी इज सेम। तो यहाँ पे आपका आंसर ये खत्म हो गया। अगर फिर भी इसको अंडरस्टैंड करना है तो फर्स्ट एपी मेरे पास क्या थी, यहाँ काउंटिंग लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म कह रहा है ना, तो ये काउंटिंग लिख दी मैंने। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी 63, फिर मेरे पास था 65, फिर आएगा 67, 2 ऐड करते हो 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, फिर आएगा 83, फिर आएगा 85, फिर आएगा 87। चेक करेंगे वैल्यू सेम है या नहीं। उसने कहा था वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो सेकंड एपी थी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 3, सेकंड वैल्यू थी 10 और उसके बाद 17। अब इसमें 7 आप ऐड करते जाओ तो मेरे पास आ जाएगा 24, फिर 31, फिर 38 में 45, फिर 7 ऐड किए 52, फिर 7 ऐड किए 59, फिर 7 ऐड किए 66, फिर 7 ऐड किए 73, फिर 7 ऐड किए 80 और फिर 7 ऐड किए 87। तो मुझे बताओ ना आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो इन दोनों एपीज की यहाँ भी 87 आ गया, यहाँ भी 87 आ गया, तो कौन सी टर्म हमारे पास सेम है। तो हमने लिखा था 30th टर्म इज सेम। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। आपने करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। आपका क्वेश्चन यहीं पे आपका खत्म हो गया है। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं।
Now question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceed the fifth term. जो 7 term exceed the fifth term by 12. जो 7 term है वो exceed कर रही है किससे? fifth term से कितना? 12. So यहाँ से जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन से आंसर आया A3 equals to 16. क्लियर? सो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई और यहाँ पे ये इक्वेशन आ रही है A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12. जो सेकंड वर्डिंग थी वहां से सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ गई. अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं. तो A3 का मतलब है A प्लस 2D इक्वल्स टू 16. ये इक्वेशन 1 बन गई. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. A7 का मतलब है A प्लस 6D और इक्वल्स टू A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12. इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये आ गया A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12. तो A से मेरा A कैंसिल आउट हो गया. अब 6D में से 4D चले गए. 2D इक्वल्स टू 12 और यहाँ से जो D की वैल्यू आ गई वो आ गई 6. सो D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6. ओके, अब ये जो D की वैल्यू 6 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमारी आ गई है. पुट D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. दिस इज द इक्वेशन 1. तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16. A प्लस 12 इक्वल्स टू 16. A इक्वल्स टू 16 माइनस 12. तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 4. ओके, तो हमें क्या बनाना था? AP बनानी थी. तो AP क्या बन गई हमारे पास? फर्स्ट टर्म भी आ गई है और D भी आ गया है. ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही काम किया था कि AP फॉर्म करना. तो यहाँ से AP इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. यही हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ AP होती है ना. सो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे 4 में 6 ऐड किए 10 में अगेन 6 ऐड किए 16 में अगेन 6 ऐड किए 22 में अगेन 6 ऐड किए 28. तो यही हमारे पास क्या है? AP है. यही हमें कहा गया था कि आप डिटरमाइन द AP बनाओ. तो यही हमारे पास AP आ गई. अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP 3, 8, 13, 253. अब इसके लिए आपको फार्मूला याद करना है. ये जब भी आपको ये बोलेगा ना कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला है. तो हम लिखेंगे. तो फॉर्मूला हमारे पास है एनी टर्म फ्रॉम लास्ट. कोई भी टर्म होगी अगर हमें लास्ट से ढूंढनी है तो उसके लिए फॉर्मूला L माइनस N माइनस 1 इंटू D. L हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म है. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले AP क्या थी मेरे पास? AP इज 3, 8, 13 सोन अप टू 253. अब A की वैल्यू क्या है? A इक्वल्स टू 3 और D की वैल्यू है 8 माइनस 3. ये आ गया मेरे पास 5. ओके, एंड L क्या है? ये लास्ट टर्म. L इसको L बोल दो या AN बोल दो. तो लास्ट टर्म मेरे पास है 253. तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए. ओके, लास्ट से वैल्यू निकालनी है हमने, फ्रॉम द लास्ट वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे अब 20th टर्म है तो N मेरे पास कितना आ गया? 20, बिकॉज उसने 20th पूछा है तो N 20 आ गया. यहाँ लिखूंगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो फॉर्मूला मेरे पास था L माइनस N माइनस 1 इंटू D. अब वैल्यूज आप पुट कर दो. फार्मूला याद रखो. L की जगह मैं लिखूंगा 253 माइनस N है मेरे पास 20 माइनस 1 और D की वैल्यू आ गई है 5. और D की वैल्यू हमने सीधी कैलकुलेट करनी है. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 253 माइनस 19 इंटू 5. तो ये मेरे पास आ गया 253 माइनस 19 5 जा 95. अब 253 में से 95 चले गए तो मेरा आंसर आ गया 158. तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट वो हमारे पास क्या है? 158 है. तो इससे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया. आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. Now question number 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of this AP. तो हमें कह रहा है कि 4th and 8th term का सम कितना है?
24। तो यहाँ से मेरे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 से रिजल्ट आ गया A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन 1 बन गई। ओके, और सेकंड हमारे पास सेकंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 से मेरे पास आ रहा है A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में बनेंगे हमारे पास, उनको अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। तो A4 का मतलब है A प्लस 3D प्लस A8 का मतलब है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। अब इन दो में से कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन हमने ले लिया तो ये आ गया A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 और ये बन गया A प्लस 5D इक्वल्स टू 24/2, तो ये आ गया 12। तो इसको हम इक्वेशन 3 कर लेंगे। सो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। सो दिस इक्वेशन बिकम थर्ड। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी अब उसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे पास थी A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A6 का मतलब है A प्लस 5D और A10 का मतलब है A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो A और A मेरे पास हो गया 2A और 9 और 5, 9 और 5 हो गया 14D इक्वल्स टू 44। अगेन यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। सो यहाँ से आ गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 44/2। सो दिस बिकम 22। तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। इसको इक्वेशन हम कर लेंगे अब 4। अब किसको सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। और कौन से मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, तो इक्वेशन थर्ड थी और ये आ गया A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, दिस इक्वेशन 4। तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव था तो ये आ गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव। A से आपका A कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया -2D और यहाँ पे आ गया -10। तो D की जो वैल्यू आ गई -10/-2, तो ये आ गया 5। सो इन दिस केस तो D की जो वैल्यू आ गई 5। अब ये जो D की वैल्यू है इसको आइदर इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो या फोर्थ में पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूं। A प्लस 5D है तो D की जगह लिखूंगा 5 इक्वल्स टू 12। A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू 12 माइनस 25। तो A की जो वैल्यू आ गई तो मेरे पास कितनी आ गई? ये -13। सो अब मेरे पास A की वैल्यू आ गई है -13 और D की वैल्यू आ गई है 5। तो यहां से मैं AP बना सकता हूं। सो AP इज तो फर्स्ट नंबर है मेरे पास -13 और सेकंड हो जाएगा -13 प्लस 5, फिर हो जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 3 इंटू 5। ये ऑलरेडी स्टडी किया ना हमने, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से आ गया मेरे पास -13। इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू आ गई -8 आ गई मेरे पास। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3, करेंगे तो ये आ जाएगा +2। सो AP इज या फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज -13, -8, -3। तो 3 टर्म पूछी थी तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, 2 को रहने देंगे बिकॉज उसने हमसे पूछा नहीं है। अगर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rai start work in 1995 at an annual salary of 5,000 and receive an increment of ₹200 per year. In which year did his income reach 7,000? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है 7,000 पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे A क्या दे रखा है? सबसे पहले उसका जो सैलरी थी वो थी 5,000 और उसकी 200 इंक्रीज हो रही है। तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5,000
200, फिर 200 रुपये और बढ़ गया तो 5400, सोन अप टू, और जब उसकी सैलरी अब जो है वो है 7000 है। तो वो कह रहा है कि कितने साल लग गए, इन विच ईयर उसकी जो सैलरी है वो 7000 होगी। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई 5000। डी तो आपको 200 की इंक्रीमेंट है, नहीं तो आप 5200 में से 5000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 200 ही आएगा। ए एन कितना आ गया आपके पास, ए एन तो लास्ट वैल्यू है हमारे पास 7000, तो ए एन इक्वल्स टू 7000। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7000। ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 200 इक्वल्स टू 7000। सो यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई n माइनस 1 इंटू 200 और ये आ गया 2000। तो n माइनस 1 तो ये आ गया 2000 डिवाइड बाई 200, 20 से 20 तो यहाँ पे आ गया 10। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10, तो n की जो वैल्यू आ गई 10 प्लस 1 n इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे लिखेंगे इन द 11th ईयर, इन द 11th ईयर his salary become 7000। और अगर आपको ईयर निकालना है, अगर इन केस आपको ईयर निकालना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हुई है, तो सबसे पहले हमको उसने कहा था 1995 में, n हमें पता चल गया, n कितना आ गया 11, और 1995 फिर 1996 फिर 1997। सो अब हमें ईयर निकालना है कि कौन सा ईयर में उसकी सैलरी 7000 हुई है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1995, डी हमारे पास 1 ईयर है, n आ गया 11। ओके, तो यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ से मैं an फिर से फाइंड आउट कर लेता हूँ, an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर दो 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी 1 है, तो ये आ गया मेरे पास 1995 प्लस 10, तो ये आ गया कितना आ गया 10 ऐड कर दो, अगर आपने 10 ऐड कर दिया तो ये आ गया 2005। तो अगर हमसे पूछा भी गया है ईयर, तो इन ईयर 2005, इन ईयर 2005 जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7000। आइए आप क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। Now question number 20, Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। तो जो उसकी सेविंग बन जा रही है वो 20 रुपीज बन जा रही है। तो वो क्या कर रहा है कि जो आपके पास अमाउंट इन द फर्स्ट वीक लिखना है, तो अमाउंट इन द फर्स्ट वीक, अमाउंट इन द फर्स्ट वीक मेरे पास आ गया ₹5। जो सेविंग है हमारे पास, सेविंग मेरे पास है ₹1.75 और उसको वो इंक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ से मेरे पास एपी क्या बन गई, एपी मेरे पास आ गई, आप फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 5 और 5 के बाद 1.75 आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 6.75, सोन अप टू, ऐसे इंक्रीज करते करते जो उसके अमाउंट जो पहुंच गया वो 20.75। तो यहाँ से ए मेरे पास आ गया 5 और डी कितना आ गया 6.75 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी 1.75, बिकॉज इतना ही वो इंक्रीज कर रही है। ए एन यहाँ से आ जाएगा लास्ट टर्म 20.75, तो यहाँ से ए एन आ गया मेरे पास 20.75। अब ए एन की जगह लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। ओके, सो अब वैल्यूज पुट कर दो, a की जगह 5 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 1.75, 1.75 इक्वल्स टू 20.75। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा n माइनस 1 1.75 इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5। अब यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू 1.75, अब यहाँ से आ गया 15.75, 5 अगर चले गए तो मेरे पास आ गया 15.75। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका डेसिमल रिमूव कर दूंगा,
इन द नेक्स्ट स्टेप ये मेरे पास आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 1575 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इसका भी 100 आ जाएगा 175। तो 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया। अब 175 से तो 175 9 अब चेक कर लेना आपने एक बार। तो n माइनस 1 मेरे पास आ गया 9। तो n की जो वैल्यू आ गई 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो जो n की वैल्यू आ गई 10, दैट मीन्स जो कौन से वीक में जो उसकी सेविंग है वो 20.75 पहुंच जाएगी। कौन से वीक में? तो हम लिखेंगे हेंस इन द 10th वीक हर सेविंग बिकम रुपीज 20.75। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। सो अब इसके साथ ये जो एक्सरसाइज 5.2 आपकी कंप्लीट हुई। अब कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, एग्जांपल नंबर 5 ऑनवर्ड, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं। Now example number 5, determine the AP whose third term is 5 and 7th term is 9। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि थर्ड टर्म A3 हमारे पास क्या है 5, और यहाँ पे कह रहा है A7 इक्वल्स टू 9। तो A3 का मतलब ऑलरेडी अब मैंने आपको बताया हुआ है A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिन बच्चों को पता नहीं है तो A प्लस ये होगा 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपके पास बन जाता है A प्लस 2D। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो एक कम आता है। सो A7 का मतलब हुआ A प्लस 6D इक्वल्स टू 9। इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया और इसको इक्वेशन 2 कर दिया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, दिस इक्वेशन 1, एंड A प्लस 6D इक्वल्स टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेरे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। A से A आपका कैंसिल हो जाएंगे। सो 6D में से 2D चलेंगे माइनस के 4D इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, सो D इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 4, तो ये मेरे पास आ गया 1। D की वैल्यू आ गई 1 बिकॉज नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। अब ये जो D की वैल्यू है इसको पुट करेंगे। पुट D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 2D इक्वल्स टू 5। A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, ये आ गया A प्लस 2 इक्वल्स टू 5, और A की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3। तो अब A की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है और D की वैल्यू भी आ गई है। तो AP इज तो AP क्या होती थी हमारे पास A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सोन अप टू। तो मेरे पास AP आ गई 3, और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो ये मेरे पास AP आ गई। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 6, check whether 301 is the term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। वो एक्चुअली आपको ये कह रहा है कि ये इस AP में क्या 301 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर वो नेचुरल नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे यस, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल आ गया तब हम कहेंगे नो। तो इस केस में हमारे पास AP है। सो AP is 5, 11, 17, 23, so on up to 301। So A मेरे पास आ गया 5 and D equals to 11 minus 5, तो ये मेरे पास आ गया 6। तो टाइम बीइंग के लिए हम AN मान लेते हैं 301। सो यहाँ से आ गया AN equals to 301। AN का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 301। अब वैल्यूज पुट कर दो, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास 6 है इक्वल्स टू 301। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 301 माइनस 5। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया 6n माइनस 6 इक्वल्स टू, अब 301 में से आपके 5 चले गए तो ये मेरे पास आ गया 296। ओके, सो 6n इक्वल्स टू 296। अब ये जो 6 है आपका यहाँ ट्रांसपोज होके
प्लस 6 हो गया, तो 6n इक्वल्स टू, ये मेरे पास बन गया 302। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल्स टू 302 डिवाइड बाई 6, n इक्वल्स टू, अब n इक्वल्स टू ये आपके कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ गया 151 डिवाइड बाई 3, 2 से आपके डिविजिबल थे ये। तो इन द नेक्स्ट स्टेप अब और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये मेरे पास आ गया 51/3, ये हमारे पास क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप इसको डेसिमल में ले जाओगे तो ये आ जाएगा 50.3333। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें नेचुरल नंबर चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, सो n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, जो AP हमें दे रखी थी उसकी टर्म नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 हो गया। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। Now in example number 7, how many 2-digit number are divisible by 3? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था शायद डिविजिबल बाय 4 एक्सरसाइज में। अब हमारे पास आ रहा है डिविजिबल बाय 3, तो आपको 3 का टेबल पता होना चाहिए। 3 into 1, 3 into 2, ये हमारे पास आ गया 3, और ये 6, और 3 into 3 9, और 3 into 4 12, और 3 into 5 15। तो इनको तो हम लेंगे नहीं बिकॉज ये 1 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट होगा 12 और 15 से। तो जो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया, द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यहाँ लिखा हुआ है 12, 15, 18, और लास्ट नंबर आपका 33, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इन दिस केस A मेरे पास आ गया 12, और D आ गया 15 - 12 दैट इज 3, और an मेरे पास आ गया an इक्वल्स टू 99। सो यहाँ से मैं लिखूंगा an इक्वल्स टू 99। अब an का फॉर्मूला आप ओपन कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 99। अब वैल्यूज पुट कर दो, 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 99। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 99 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ गया 87। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 3 मेरे पास यहाँ पे इंटू कर रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आ गया 87 डिवाइड बाय 3। सो इन द नेक्स्ट स्टेप n माइनस 1, तो 87 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास 29 आ रहा है, 29। सो n इक्वल्स टू 29 प्लस 1, सो n कितना आ गया, 30। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं जो आपके पास डिविजिबल बाय 3 हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 30 टर्म्स, 30 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो कितने हमारे पास टर्म्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 हैं, 2 डिजिट नंबर, वो हैं 30। आइए अब एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो हमारे पास फार्मूला क्या है फ्रॉम द लास्ट के लिए, तो एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट, एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास था L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे AP जो मेरे पास है, AP इज 10, 7, 4 सोन अप टू -62। तो A मेरे पास आ गया 10 और D आ गया 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 10, ये आ गया -3। तो यहाँ पे L जो है लास्ट टर्म मेरे पास है -62। तो अब यहाँ लिखेंगे 11th, n आ गया मेरे पास, 11th पूछ रहा है ना, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अब यहाँ लिखूंगा मैं 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L मेरे पास है -62, माइनस ऑफ n की जगह आएगा 11 माइनस 1, और d की वैल्यू है -3। तो दिस बिकम -62 माइनस 11 में से आपके 1 चले गए 10, और यहाँ पे है -3। इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन गया -62 माइनस ऑफ -30, इनको मल्टीप्लाई किया। अब माइनस ऑफ -30 आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वल्स टू -62 प्लस 30,
-62 प्लस 30, तो ये मेरे पास आ गया -32। अगर हम 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ढूंढें तो वो क्या आ गई -32। तो यही आपका एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। Now example number 9, a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर ये आपके पास AP बन रही है तो फिर आप आगे फाइंड आउट करो जो आपके पास इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो ऑलरेडी मैंने फार्मूला आपको बता दिया। सो यहाँ लिखेंगे SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो P हमारे पास यहाँ पे है 1000 और रेट मेरे पास है 8%। सो टाइम मेरे पास है 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 30 तक हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट at the end of first year। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सो इन दिस केस ये बन गया 1000 इंटू 8 इंटू टाइम पीरियड 1 है डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये दिस बिकम 80। तो रुपीज 80 मेरे पास आ गया। ऐसे ही इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे ईयर मेरे पास फिर से क्या बन जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सो अब टाइम जो मेरे पास आ गया 2 ईयर्स आ गया। तो ये आ गया 1000 इंटू 8 इंटू 2 बिकॉज यहाँ पे 2 ईयर्स हैं। तो डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 8 2 16, तो रुपीज 160। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप ट्रस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। सो 3rd ईयर्स के लिए फार्मूला सेम है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब टाइम हमारा 3 हो जाएगा, तो बाकी तो आपका सेम रहेगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया आपकी, तो 8 3 जा 24 और ये आ गया रुपीज 240। सो क्लियर। सो अब चेक करते हैं कि AP बन रही है कि नहीं। ओके, उसने कहा था कि आप चेक करो पहले ये AP बन रही है या नहीं बन रही है। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड 3rd ईयर्स आर रुपीज 80, 160, 240। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे D इक्वल्स टू 160 माइनस 80, तो ये आ गया 80। अगेन D कैलकुलेट करेंगे 240 माइनस 160, तो ये क्या आ गया 80। तो ये हमारे पास AP बन रही है। तो हम लिखेंगे द इंटरेस्ट फॉर्म्स AP। तो इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP फॉर्म कर रहे हैं। अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, ये हमें कहा था। तो इस केस में सो AP बन गई है। अब तो लिख सकते हैं AP इज 80, 160, 240। सो इन दिस केस A इक्वल्स टू 80 और D भी मेरे पास क्या है 80। अब वो कह रहा है हमें कि आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करो एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है वो A30 पूछ रहा है। तो A30 का मतलब है A प्लस 29D। सो A ऑलरेडी मेरे पास है, A मेरे पास है 80 प्लस 29, D भी कितना है 80। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया 80 प्लस 80 इंटू 29, तो ये मेरे पास आ रहा है, आ गया 2320। सो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास आ रहा है 2000 रुपीज 2400। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स कितना है 2400। आइए अब लास्ट एग्जांपल नंबर 10 करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 10,
In a flower bed, there are 23 roses plant in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 roses plant in the last row. Okay, how many rows are there in the flower bed? तो वो कह रहा है सबसे आगे हमारे पास कितने हैं 23, फिर 21 है, फिर 19 है, और जो लास्ट वाली में कितने हैं 5 हैं। तो हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे लेट the number of rows in the flower bed, तो फ्लावर बेड में कितनी रोज है हमारे पास, तो हमने सपोज कर लिया n। ओके, अब यहाँ पे AP ऑलरेडी उसने बना दी है, तो AP इज 23, 21, 19 सोन अप टू 5। ओके, तो A मेरे पास आ गया 23, D आ गया 21 माइनस 23 दैट मीन्स -2, और AN मेरे पास आ गया 5। ओके, सो यहाँ से AN हमें दे रखा है 5। सो अब AN का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू है 23 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1, D की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यही सॉल्व कर देता हूं मैं। बस आ गया n माइनस 1 -2 इक्वल्स टू 5 माइनस 23। तो ये आ गया n माइनस 1 -2। अब 23 में से आपके 5 चले गए तो मेरे पास आ गया -18। इन द नेक्स्ट स्टेप n माइनस 1, ये जो -2 यहाँ इंटू कर रहा है तो वहाँ डिवाइड करेगा, तो -18 डिवाइड बाय -2। अब नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया और 9 2 ज़ा 18। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और n आ गया मेरे पास 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो कितनी रोज थी वो वहां पर, तो हमारे पास 10 रोज थी। सो देयर आर 10 rows in the flower bed। सो इसके साथ ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, और एक्सरसाइज 5.2 ये भी हमने कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।